समस्त सुध श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम किशोर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंगराहा मिर्जापुर, आपके समक्ष पर्यावरणीय संपोषता भारतीय विमर्श, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इंडियन पर्सपेक्टिव विषय पर कुछ कहने के लिए प्रस्तुत हूँ। पर्यावरण, जैसा कि आप जानते हैं, एक सामान्य अर्थ में यह बताता कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वह सब कुछ पर्यावरण है। परितः सम्यक वृणोति आच्छादयति इति पर्यावरणम। In general sense, it refers to our surrounding, but in ecological perspective, it refers to abiotic and biotic components of the life-supporting layer, what we call biosphere. एबायोटिक कंपोनेंट का अर्थ है जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नॉन लिविंग जो कंपोनेंट हैं, एबायोटिक मतलब लाइट है, एयर है, वाटर है। बायोटिक कंपोनेंट का अर्थ है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो पेड़ हैं, पौधे हैं, तमाम तरह के जीव हैं। अगर हम इनके इंटरैक्शंस को देखते हैं, पर्यावरणीय घटकों में परस्पर संबंध है, परस्पर अवलंबन है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, अन्योन्याश्रयता है। अगर हम घर में बैठे हैं तो अगर हमसे 1 किलोमीटर दूरी पर भी कोई वृक्ष है, पौधे हैं, तो हम उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे ऑक्सीजन हमारे पास आती है, हमारे पास से उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, और ये एक संबंध है परस्पर अवलंबन का। बिना उसके कोई ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता। नो ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन आइसोलेशन। अगर किसी व्यक्ति को आप ग्लास के कैप्सूल में बंद कर दें तो उसमें ऑक्सीजन जब तक रहेगा तभी तक वह जीवित रह पाएगा। वातावरण से कट करके हम कुछ मिनट भी नहीं जीवित रह सकते। तो उन संबंधों, उन इंटरेक्शंस को इस चित्र में यहाँ दिखाया गया है। ये इकोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस बाय चैपमैन एंड रिस इस किताब से लिया गया है। जो बायोटिक फैक्टर्स हैं इनको इस तरह सर्कल में यहाँ दिखाया गया है, और ये बायोटिक फैक्टर्स को इस तरह से स्क्वायर में यहाँ दिखाया गया है। ये है पर्यावरणीय संपोषता की हम बात करते हैं तो पर्यावरणीय संपोषता का अर्थ है, भारतीय विमर्श पर हम इस पक्ष पर भी चर्चा करते हैं और आधुनिक विचारधारा पर भी चर्चा करते हैं। भारतीय विमर्श में पर्यावरणीय संपोषता का विशद वर्णन है। ईशावास्योपनिषद का प्रथम श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यद् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृद्धः कस्यचित् धनम्। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, यह बिंदु यहाँ इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि त्याग की भावना होनी चाहिए। आप दूसरों के लिए भी आपको कुछ छोड़ना चाहिए। जितनी आपको आवश्यकता है उतना ही आप उपभोग करें। भागवत पुराण भी कहता है, यावद् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वं देहिनाम अधिकम यो अभिमन्येत सहस्तेनो दंडम अर्हति। जितना आपकी जठर की आवश्यकता है, जितनी आपको भूख है, यह भूख भोजन की, पैसे की, तमाम चीज़ों की भूख हो सकती है, उतना ही आपको लेना चाहिए। उससे अधिक अगर आप उसकी अपेक्षा करते हैं, लेते हैं, तो आप दंड के लिए अर्ह हैं। भागवत पुराण के अनुसार यू आर लायबल टू बी पनिश्ड। मार्कंडेय पुराण का एक अंश है, दुर्गा सप्तशती के रूप में वह पाठ किया जाता है। उसमें यह उल्लिखित है कि यावद भूमंडले धत्ते सशैलवन काननम तावत् तिष्ठति मेदिन्या संतति पुत्र पौत्र की। मतलब
भक्त तब तक पुत्र पौत्र के साथ सुखी रहेगा जब तक इस धरा पर शैल अर्थात पर्वत हैं, वन हैं, पेड़ पौधे हैं, घने वन हैं। तो वनों का, पेड़ पौधों का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नदियों के प्रति हमें प्यार होना चाहिए, पर्वतों के प्रति स्नेह होना चाहिए, पेड़ पौधों के प्रति लगाव होना चाहिए। एक गीत है यहाँ पर याद आ रहा है कि एक स्त्री कहती है, गंगा मैया में जब तक पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। अर्थात उसे विश्वास है कि यह गंगा की धारा अविरल बहती रहेगी। ये आधुनिक परिभाषा इधर दूसरे पक्ष में यह बताती है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज द एबिलिटी टू मीट द करेंट ह्यूमन नीड्स फॉर फ्यूचर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। तो यहाँ भी वही बात आती है कि हमें फ्यूचर जनरेशन्स का ध्यान रखना है और सीमित संसाधनों का जितना ज़रूरत हो नेचुरल रिसोर्स का उतना ही प्रयोग करना चाहिए। भारतीय संस्कृत में गुम्फित पर्यावरणीय संपोषता के तत्व हैं। इस प्रकार उसे मैं समझाता हूँ कि कोई भी व्यक्ति थोड़े समय के लिए अपने को पर्यावरण से पृथक नहीं रख सकता। इस सृष्टि में परस्परावलंबता है। गर्भ में आते ही शिशु को अपने माता पिता व आसपास के वातावरण से पदार्थ, ऊर्जा और संस्कार मिलने प्रारंभ हो जाते हैं और जन्म लेते ही शिशु और भी प्रगाढ़ रूप से इस धरा से और पर्यावरण से जुड़ जाता है। प्राचीन काल से ही हम प्रातः काल उठते ही यह प्रार्थना करते हैं, समुद्र वसने देवी पार्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। यह परंपरा हमारी रही है। धरती के प्रति इतना लगाव है, इतना सम्मान है कि हम उससे पैरों से छूना नहीं चाहते हैं। महात्मा गांधी का भी कथन यहाँ उद्धृत करना समीचीन होगा। उन्होंने कहा है कि अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। किसी व्यक्ति की लोलुपता को वह या पृथ्वी या धारा कभी नहीं पूरी कर सकती। हमारे देश में प्रचुर जैव विविधता रही है, लेकिन वह धीरे धीरे जनसंख्या के बढ़ने से और प्राकृतिक रिसोर्सेज के अति दोहन से वह काफ़ी क्षीण हो चुकी है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1860 में जब शुरू हुआ तब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने लगे थी। बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ समाज में। लोग मशीन की तरफ, लोगों का झुकाव बढ़ा, मशीन की तरफ लोग भागे। मशीनी युग का प्रारंभ हुआ। लोग उसके पहले रोटी, कपड़ा और मकान जो बेसिक नीड्स हैं मनुष्य की, बिफोर द ऑनसेट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन प्लांट्स वेयर द सोर्स ऑफ रोटी, कपड़ा एंड मकान। लेकिन धीरे धीरे कपड़ा, मकान ये सब अन्य चीज़ों से बनने लगे। पेड़ पौधों की पहले के इस्तेमाल से थैचेस की मतलब छप्पर हुआ करते थे, झोपड़ियाँ बनती थी और कपड़े सूत के, कॉटन से, चरखे से चला करके बनते थे। लेकिन अब कौन उनका इस्तेमाल करता है? समाज में परिवर्तन आया। कुछ दशक पूर्व अभी हाल में बच्चों के क्या खेल हुआ करते थे, ये देखिए, ये बालक क्या खेल रहा है, कंचे खेल रहा है, ये सितौलिया या पिड्ढू जिसे कहते हैं उससे खेल रहा है, ये लट्टू खेल हुआ करता था, ये गिल्ली डंडा खेल हुआ करता था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले लकड़ी के खिलौने और कागज़ की कश्ती बना करके, मिट्टी के खिलौने, कांच के खिलौने, ये सबसे बच्चे खेलते थे। लेकिन युग में अब परिवर्तन हुआ है। देखिए आज के बच्चे क्या, किन चीज़ों से खेलते हैं। अब किसी को रास नहीं आते इस प्रकार के खिलौने। वीडियो गेम खेल रहे हैं, फिजट ये है
सर्कल नचाने वाला है, और ये है योयो है। मोबाइल से नन्हे नन्हे बच्चे खेल रहे हैं, इससे खेल रहे हैं। तो जो संपोषता के दृष्टिगत मुद्दे हैं इस चित्र में दिखाया गया है। पॉपुलेशन का स्टेबलाइजेशन होना चाहिए, इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। और प्रकृति की सत्ता या साम्राज्य में उपलब्ध जो संसाधन है, नेचुरल कैपिटल जो है, नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल सर्विसेज देता है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? जैसे एयर है, और एयर का प्यूरिफिकेशन नेचुरल सर्विस है। नेचुरल सर्विस नेचर देती है, एयर को प्यूरिफाई करती है। वाटर है, वाटर का प्यूरिफिकेशन करती है। गंगा के जल में ऐसे वायरसेस हैं, फेज हैं जो कि बैक्टीरिया को खा जाते हैं। मछलियां हैं, उसके जीव हैं, वो पानी को साफ रखते हैं, गंदगी को साफ करते हैं। तो वाटर प्यूरिफिकेशन भी प्रकृति करती है। तो प्रकृति की सत्ता या साम्राज्य में उपलब्ध तमाम संसाधन और सेवाएं हैं। प्रकृति की, जब हम प्रकृति के प्रति स्नेह रखेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। और प्रकृति के साम्राज्य और पर्यावरण के संबंध में ये देखिए कि नेचुरल कैपिटल से ही ये तमाम प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं, उनकी प्रोसेसिंग होती है, उससे इकोनॉमी की आमदनी होती है, और फिर उसका सिंक भी यही नेचर ही है। उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इसी नेचर में ही गिरते हैं। तो अगर हम इसको सस्टेनेबल इन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो लंबे समय तक प्रकृति उसकी पूर्ति करती रहेगी। अगर हम किसी आम के पेड़ से एक आम तोड़ लेते हैं, 2 आम तोड़ लेते हैं, 10 आम तोड़ लेते हैं, तो वो पूरित हो जाता है, नेचर उसकी पूर्ति कर देती है, फिर नए उसमें आम के पेड़ लग जाते हैं। लेकिन अगर हम डाली को तोड़ लेते हैं, पूरी शाखा को तोड़ लेते हैं, पूरे पौधे को समूल उखाड़ लेते हैं, तो प्रकृति कहाँ तक पूरा करेगी? हाउ नेचर विल कंपेंसेट द लॉस? तो प्रकृति से उतना ही हमें लेना है जिसकी पूर्ति प्रकृति कर सके। अभी हाल में ये घटना हुई है, मानवता से परे भी है मानव के कार्य। मैंने फेसबुक पर भी ये अपलोड किया है, और मालिनी अवस्थी ने इसे लोड किया था, जिसे शेयर किया गया है मेरे द्वारा, कि ये प्रेग्नेंट एलिफेंट की जो है एक तरह से हत्या ही कर दी गई, पटाखे उसे खिला दिया गया। तो ये सब कार्य जो हैं मनुष्य को नहीं करने चाहिए। किसी प्राणी के प्रति हमें दयावान होना चाहिए। यह भी एक मेरा पोस्ट है फेसबुक पर, पर्यावरण रक्षा व पर्यावरणीय संतोष विकास से ही आत्मरक्षा होगी। मेरी सभी बातों का कहने का सार यही है कि हम अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति करने के साथ साथ अपने ज्ञानी पूर्वजों और मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जो अति भौतिकता के दूषित परिणामों को रोकने के लिए आत्म संयम का आदर्श स्थापित किया था, उससे इतना भी विचलित न हो जाए कि स्वयं का अस्तित्व ही असुरक्षित हो जाए। वैज्ञानिक होने के साथ साथ यदि हम सात्विक रहेंगे, तभी हमारे अंतर में प्रकृति की यत्न पूर्वक रक्षा करने की भावना होगी। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो निश्चय ही प्रकृति हमें सुरक्षा प्रदान करेगी। इतना ही मैं कहूँगा कि धर्मो रक्षति रक्षिता के तर पर प्रकृति ही रक्षति रक्षिता। अगर प्रकृति की हम रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।